हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये फिजिक्स का डिस्कशन है। इसमें एनसीईआरटी क्लास 6 टू 12 तक पूरी तरह से कवर किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है द्रव्य के सामान्य गुण। ये अध्याय 6 है। देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है। अर्थात द्रव्यमान एवं आयतन युक्त प्रत्येक संरचना द्रव्य है। देखिए, ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जिसका अपना द्रव्यमान हो और जो स्थान घेरता हो द्रव्य कहलाता है। यानी द्रव्यमान और आयतन युक्त प्रत्येक संरचना जो है द्रव्य है। किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है तथा वस्तु के द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है, जिसमें वस्तु की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई शामिल है। जल, वायु, मृदा, सोना, कुर्सी, किताब आदि सभी वस्तुएं द्रव्य है, जबकि ऊर्जा, प्रकाश, ध्वनि, विचार, भावनाएं आदि जो है ये द्रव्य नहीं है। द्रव्य की अवस्थाएं। देखिए, द्रव्य की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है: ठोस, द्रव और गैस। इनको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ठोस, सॉलिड। ठोस वस्तुओं में आकार और आयतन जो होता है निश्चित होता है। ठोस में क्या होता है? तो ठोस में आकार और आयतन निश्चित होगा, जैसे में कांच की बोतल, परख नली और कुर्सी आदि। दूसरा है द्रव्य यानी लिक्विड। देखिए, द्रव अवस्था में वस्तु का आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है, जैसे में जल, दूध, तेल, पेट्रोल आदि। तीसरा है गैस। गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार एवं आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। याद रखिएगा, गैसीय अवस्था में वस्तु का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। गैसें जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार एवं आयतन ग्रहण कर लेती है, जैसे वायु, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि। देखिए, प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा गैसों की आयनीकृत अवस्था है, जिसमें धनावेशित आयनों तथा ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग बराबर होती है। द्रव्य की मुख्य अवस्थाएं एवं उनके गुण के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, जो ठोस है इसका जो पहला गुण है आकार के संदर्भ में देखेंगे तो आकार जो है, ठोस का आकार निश्चित होता है, ठीक है, और द्रव्य का आकार निश्चित नहीं होता है। अर्थात द्रव्य पदार्थ जिस पात्र में रखे जाते हैं उसका आकार वो ग्रहण कर लेते हैं। और गैस, इनका आकार निश्चित नहीं होता है, ये जिस पात्र में रखी जाती है उसका आकार ग्रहण कर लेती है। दूसरा गुण है आयतन। ठोस, इनका आयतन निश्चित होता है। द्रव्य, इनका आयतन निश्चित होता है। और गैस, इनका आयतन निश्चित नहीं होता है। ये अपने पात्र के संपूर्ण आयतन में क्या होते हैं? विस्तृत हो जाती है। बहने का गुण, ठोस ये बहते नहीं है। द्रव, ये ऊपर से नीचे की ओर बहते हैं। और गैस, ये प्रत्येक दिशा में बहते हैं। दाब का प्रभाव, ठीक है, ठोस, इनको बहुत कम दबाया जा सकता है। द्रव, इनको ठोस की अपेक्षा अधिक दबाया जा सकता है। गैस, इनको सबसे अधिक दबाया जा सकता है। उष्मा का प्रभाव, ठोस में अगर बात करें तो गर्म करने पर इनमें सबसे कम वृद्धि होती है। द्रव, गर्म करने पर इनके आयतन में ठोस की अपेक्षा जो है अधिक वृद्धि होती है। और गैस, गर्म करने पर इनके आयतन में सबसे अधिक विस्तार होता है। कणों में गति, ठोस, इनके कणों में सबसे कम गति होती है। द्रव के कण ठोस की अपेक्षा अधिक गतिशील होते हैं। गैस, गैसीय कण या अणु जो है ठोस एवं द्रव की अपेक्षा बहुत अधिक गतिशील होते हैं। गलनांक, क्वथनांक तथा क्रांतिक माप। ठोस में अगर बात करें तो ठोसों का गलनांक निश्चित होता है, ठीक है, द्रवों का क्वथनांक निश्चित होता है और गैसों का क्रांतिक ताप निश्चित होता है। अंतराण्विक आकर्षण बल, ठोस में अगर बात करें तो इनके कणों के मध्य प्रबल अंतर आणविक आकर्षण बल होता है।
द्रव में बात करें तो इनके कणों के मध्य कार्यरत अंतर आणविक आकर्षण बल ठोसों की अपेक्षा कम प्रबल होता है। और गैसों में अगर बात करें तो गैसीय अणु हैं, इनके मध्य गैसीय अणुओं के मध्य अंतर आणविक बल शून्य अथवा नगण्य होता है। हिमांक और घनत्व, ठोस में अगर बात करें तो इनका हिमांक और घनत्व अधिक होता है। द्रव का हिमांक एवं घनत्व ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैसों का हिमांक एवं घनत्व सबसे कम होता है। देखिए, द्रव के सामान्य गुण क्या है? द्रव के सामान्य गुण तीन है। ठोस अवस्था है, द्रव अवस्था है, गैसीय अवस्था है। ठोस अवस्था के दो रूप हैं, विरूपण प्रत्यास्था, और द्रव अवस्था के जो मतलब कि इनको जो बांटा गया है दाब, प्लवन, पृष्ठ तनाव, केशिकत्व और श्यानता में। और गैसीय जो अवस्था है इसका जो एक कह सकते हैं कि जो एक गुण है वो है वायुमंडलीय दाब का। तो इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले विरूपण के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड के आकार अथवा आयतन में अथवा दोनों में परिवर्तन कर सकता है। किसी पिंड पर आरोपित बाह्य बल उस पिंड के आकार अथवा आयतन में अथवा दोनों में क्या कर सकता है? परिवर्तन। पिंड में होने वाला यह परिवर्तन पिंड का विरूपण कहलाता है। वह बाह्य बल जो पिंड को विरूपित करता है विरूपणकारी बल कहलाता है। विरूपण याद रखिएगा सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। विरूपण बल क्या होता है? विरूपण सदैव विरूपणकारी बल के समानुपाती होता है। विरूपण के कारण ही किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किया जाता है। धातुओं से तारों का निर्माण किया जाता है तथा उन तारों की लंबाई बढ़ाई जाती है आदि। इसके बाद प्रत्यानयन बल। देखिए, जब किसी पिंड को विरूपित करने के लिए उस पर कोई बाह्य बल लगाया जाता है तो पिंड के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए विरूपणकारी बल की विपरीत दिशा में पिंड के अंदर एक अन्य बल उत्पन्न हो जाता है। इसे प्रत्यानयन बल कहा जाता है। इसके बाद प्रत्यास्था। देखिए, किसी ठोस पिंड का आकार एवं आयतन जो होता है निश्चित होता है। ठोस पिंड का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठोस पिंड के आकार एवं आकृति को परिवर्तित करने के लिए एक बल की आवश्यकता होती है। यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल लगाने पर उसकी स्थिति में परिवर्तन हो जाता है परंतु बल हटाने पर वह पुनः पिंड जो है अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो पिंड का यह गुण प्रत्यास्था कहलाता है। याद रखिएगा, ये वस्तुएं जो स्वयं पर आरोपित बाह्य बल हटा लेने पर पूर्णतः अपनी प्रारंभिक अवस्था को प्राप्त कर लेती है, पूर्ण प्रत्यास्था कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है प्रतिबल। देखिए, पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। पिंड के एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को क्या कहते हैं? प्रतिबल। देखिए, वस्तु के अनुप्रस्थ काट के ए क्षेत्रफल पर आरोपित बल एफ है, तब क्या होगा? प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। तो मान लीजिए वस्तु के अनुप्रस्थ काट के ए क्षेत्रफल पर आरोपित बल एफ है, तब प्रतिबल बराबर क्या होगा? तो प्रतिबल बराबर प्रत्यानयन बल बटा क्षेत्रफल। ठीक है, देखिए प्रतिबल का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर तथा बीमा जो होता है ml-1 t-2 होता है। ठीक है, ml-1 t-2 होता है, याद रखिएगा इसका बीमा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, विकृति क्या है? स्ट्रेन। विकृति किसी वस्तु पर आरोपित बाह्य बल के प्रभाव से उसके मूल आकार में प्रति इकाई आयाम में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। जैसे एल लंबाई के किसी तार को बाह्य बल से खींचने पर उसकी लंबाई में डेल्टा एल वृद्धि हो जाए तो क्या होगा? विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई। विकृति मात्रक विहीन राशि है, याद रखिएगा, विकृति जो है मात्रक विहीन राशि है। देखिए, हुक का नियम क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हुक का नियम
किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। हुक का नियम क्या है? तो किसी वस्तु पर कार्य करने वाला प्रतिबल उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। तो याद रखिएगा, देखिए प्रतिबल समानुपाती विकृति, प्रतिबल बराबर ई विकृति, जहां ई क्या है? नियतांक है, और इसे प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। प्रत्यास्था की सीमा क्या है? तो प्रत्यास्था की सीमा विरूपित अवस्था में किसी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल का वह अधिकतम मान है जिसके अंतर्गत वस्तु में प्रत्यास्था का गुण विद्यमान रहता है। देखिए, यदि प्रतिबल का मान इस सीमा से बढ़ जाए तो वस्तु में प्रत्यास्था का गुण समाप्त हो जाता है और वस्तु अस्थायी रूप में विरूपित हो जाती है। तो प्रत्यास्था की सीमा क्या है, समझ में आ गया? यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या है? यंग प्रत्यास्था गुणांक प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अनुदैर्ध्य प्रतिबल तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को यंग प्रत्यास्था गुणांक कहा जाता है। यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटा अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या है? तो यदि किसी वस्तु को तार के रूप में लेकर बाह्य बल आरोपित करने पर उसकी लंबाई में वृद्धि की जाए तो तार के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। अनुदैर्ध्य विकृति क्या है? तो याद रखिएगा, वस्तु की एकांक लंबाई में होने वाले परिवर्तन को अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। ठीक है, देखिए यहां पे दिया गया है कि मान लीजिए किसी तार की लंबाई जो है L है, त्रिज्या R है, और यदि इसके एक सिरे को दृढ़ आधार R से बांधकर दूसरे सिरे से mg भार लटकाने पर उसकी लंबाई में डेल्टा L की वृद्धि हो, तब क्या होगा? तो अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, याद रखिएगा। इसके बाद स्टील रबर के तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। स्टील जो है रबर के तुलना में अधिक जो है प्रत्यास्थ है। कैसे? किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में एक नियत परिवर्तन करने के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है वह वस्तु उतना ही अधिक प्रत्यास्थ कहलाती है। किसी वस्तु के आकार अथवा आकृति में एक नियत परिवर्तन करने के लिए जितना अधिक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है वह वस्तु उतना ही अधिक क्या होगा? प्रत्यास्थ होगा। यदि समान लंबाई और मोटाई के स्टील और रबर के दो तार लें तो उनमें समान लंबाई में वृद्धि के लिए स्टील के तार पर अधिक भार जो है लटकाना पड़ेगा। स्टील रबर के तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है। ठीक है, देखिए आयतन प्रत्यास्था गुणांक। आयतन प्रत्यास्था गुणांक क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी वस्तु के अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति के अनुपात को आयतन प्रत्यास्था गुणांक कहते हैं और इसे b से प्रदर्शित किया जाता है। देखिए, मान लीजिए किसी वस्तु का आयतन v है और इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है, तब वस्तु पर क्या जब वस्तु पर F अभिलंब बल लगाया जाता है तो इस बल के कारण वस्तु के आयतन में डेल्टा V परिवर्तन होता है और वस्तु का अभिलंब प्रतिबल बराबर क्या होता है? A बटा A। वस्तु में आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन और आयतन प्रत्यास्था गुणांक बराबर क्या होता है? अभिलंब प्रतिबल बटा आयतन विकृति। और इस तरह से जो है B बराबर AV बटा A डेल्टा V जो है आपका समीकरण प्राप्त होगा। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक जो होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है तथा इसका बीमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक का प्रयोग द्रव तथा गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। ठीक है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक का प्रयोग कहां पे किया जाता है? द्रव और गैसीय पदार्थों के संबंध में किया जाता है। दृढ़ता गुणांक क्या है? तो दृढ़ता गुणांक प्रत्यास्था सीमा के भीतर किसी वस्तु के विरूपण प्रतिबल तथा विरूपण विकृति के अनुपात को दृढ़ता गुणांक कहते हैं और इसे ईटा से
किससे? इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं। तो दृढ़ता गुणांक बराबर क्या होता है? विरूपण प्रतिबल बटा विरूपण विकृति। देखिए, दृढ़ता गुणांक का जो मात्रक होता है न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर अथवा पास्कल होता है, और इसका विमीय सूत्र ml-1t-2 होता है। नेक्स्ट है प्रणोद एवं दाब। प्रणोद एवं दाब, तो देखिए, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, किसी सतह के संपूर्ण क्षेत्रफल पर सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? प्रणोद कहते हैं। और प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले लंबवत बल दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, यहां पे जो है आप फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर पाएंगे, समझ पाएंगे आप। देखिए, यदि 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाली सतह पर 1 न्यूटन का लंबवत बल लगाया जाए तो सतह पर 1 पास्कल अथवा 1 न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर का दाब आरोपित होगा। दाब बराबर क्या होता है? किसी तरह पर, किसी सतह पर लंबवत आरोपित बल यानी प्रणोद और सतह का कुल क्षेत्रफल। तो P बराबर A बटा A। ठीक है, दाब बराबर A बटा A आपको प्राप्त होगा। और दाब जो है एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होता है? पास्कल या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। और स्पष्ट है कि किसी सतह पर पड़ने वाला दाब उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती और सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दाब क्या है? एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक पास्कल होता है या न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर होता है। तो स्पष्ट हो जाता है कि किसी सतह पर पड़ने वाला जो दाब है उस सतह पर आरोपित लंबवत बल के अनुक्रमानुपाती और सतह के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए यानी उसमें कोई बदलाव न करते हुए बल की मात्रा में वृद्धि और कमी की जाए तो सतह पर पड़ने वाले दाब में भी क्रमशः क्या होगा? वृद्धि और कमी होगा। और इसके विपरीत यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में जो है कमी होगी, और यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में क्या होगा? वृद्धि होगा। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि यदि सतह के क्षेत्रफल को अपरिवर्तित रखते हुए बल की मात्रा में यदि वृद्धि और कमी किया जाता है तो सतह पर पड़ने वाले दाब में भी वृद्धि और कमी दोनों हो सकती है। इसके विपरीत यदि बल को अपरिवर्तित रखते हुए सतह के क्षेत्रफल में वृद्धि की जाए तो सतह पर जो आरोपित दाब है इसमें कमी होगी, और यदि क्षेत्रफल में कमी की जाए तो सतह पर आरोपित दाब में वृद्धि होगी। दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग क्या है? दैनिक जीवन में दाब के अनुप्रयोग, पहला है स्कूल बैग की पट्टियां। जो स्कूल बैग होता है तो स्कूल बैग की पट्टियां जो है चौड़ी बनाई जाती है ताकि उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल अधिक हो जाए और बच्चों के कंधों पर कम दाब पड़े। दूसरा इसका जो प्रयोग है, मनुष्य जब चलता है तो भूमि पर अधिक दाब पड़ता है क्योंकि चलते समय एक समय में सतह पर एक ही पैर लगाता है या लगता है, भूमि पर एक ही पैर लगता है, जबकि खड़े रहने पर भूमि पर अपेक्षाकृत कम दाब पड़ता है क्योंकि तब मनुष्य के दोनों पैर भूमि पर होते हैं, यानी दोनों पैर भूमि से स्पर्श किए हुए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इसका उदाहरण है, इसका जो प्रयोग है, सुई एवं कीलों का एक सिरा नुकीला होता है। सुई और जो कील होते हैं इनका एक सिरा जो होता है वो नुकीला होता है ताकि पृष्ठीय क्षेत्रफल कम रहे और वे सरलता से कपड़े और दीवारों में प्रवेश कर सकें। नेक्स्ट जो है, ट्रैक्टरों के टायर जो होते हैं चौड़े होते हैं जिससे रेतीली और दलदली भूमि में ट्रैक्टर के द्वारा कम दबाव लगता है। ठीक है, अतः वे दलदली और रेतीली भूमि में बिना धंसे हुए गति कर पाते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार नुकीली एड़ियों वाले जूतों की तुलना में चपटे जूतों की सहायता से बालू पर चलना आसान होता है। नेक्स्ट है दाब के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रेशर। तो देखिए, दाब के जो प्रकार हैं, पहला है वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज दाब, परम दाब और मतलब अवकलन दाब। ठीक है, डिफरेंशियल प्रेशर, अवकलन, इन सभी के बारे में हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। वैसे देखिए, पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है।
पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल का विस्तार है। किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ, ठीक है, किसी स्थान के इकाई क्षेत्रफल पर उस स्थान से वायुमंडल के शीर्ष तक के स्तंभ का कुल भार उस स्थान पर वायुमंडलीय दाब कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब कहलाता है, याद रखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर कम होता है। वायुमंडलीय दाब जो है पृथ्वी की सतह से ऊंचाई बढ़ने पर क्या होता है? कम होता जाता है। और यह किसी भी स्थान पर वायु की ऊंचाई के सापेक्ष स्थिर और नियत नहीं रहता है, बल्कि मौसम और ऋतुओं में परिवर्तन के साथ इसमें भी परिवर्तन होता है। वायुमंडलीय दाब का मापन पारद बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। वायुमंडलीय दाब का मापन किसके द्वारा किया जाता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इसे बैरोमीटर, इसे जो है याद रखिएगा, जो वायुमंडलीय दाब का मापन होता है किसके द्वारा होता है? मर्क्यूरी बैरोमीटर के द्वारा, और इसीलिए इसे बैरोमीट्रिक दाब भी कहा जाता है, बैरोमीट्रिक प्रेशर भी कहा जाता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो होता है, याद रखिएगा, 1.013 गुणे 10 के पावर 5 पास्कल, जिसे 1 एटीएम से व्यक्त किया जाता है। 1 एटीएम दाब 60, याद रखिएगा, 1 एटीएम दाब बराबर 760 मिलीमीटर पारा स्तंभ के दाब के बराबर होता है। 1 एटीएम बराबर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गेज दाब क्या है? गेज दाब वायुमंडलीय दाब के सापेक्ष मापा जाता है। यह किसी निकाय तथा वायुमंडलीय दाब में अंतर को दर्शाता है। परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो गेज दाब का मान धनात्मक, यदि किसी निकाय का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक है तो गेज दाब का मान क्या होगा? धनात्मक यानी पॉजिटिव। और यदि वायुमंडलीय दाब से कम है तो ऋणात्मक यानी निगेटिव होता है। गेज दाब को परम दाब तथा वायुमंडलीय दाब के अंतर के रूप में भी दर्शाया जाता है, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हैं वाहनों के टायरों में वायु दाब मापने के लिए गेज दाब संकल्पना का ही प्रयोग किया जाता है, और इसके लिए टायर प्रेशर गेज यंत्र का उपयोग किया जाता है। किसका? टायर प्रेशर गेज यंत्र का, याद रखिएगा। देखिए यह टायरों के वायु दाब को पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच में व्यक्त करता है, पीएसआई में व्यक्त करता है, पाउंड फोर्स पर स्क्वायर इंच, ठीक है। यह है टायर प्रेशर गेज, देख सकते हैं आप। और परम दाब क्या है? तो देखिए समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब जो है सर्वाधिक होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? सर्वाधिक होता है, सबसे ज्यादा होता है, और ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसमें कमी आती है। वह स्थान जहां वायुमंडल समाप्त हो जाता है निर्वात कहलाता है। निर्वात में वायुमंडलीय दाब शून्य हो जाता है, और इस प्रकार निर्वात के दाब के सापेक्ष मापा गया दाब परम दाब कहलाता है। इसे पीएबीएस से प्रदर्शित किया जाता है। परम दाब का वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योग होता है। परम दाब का मान वायुमंडलीय दाब तथा गेज दाब का योग होता है, दोनों को मिलाकर होता है, ठीक है। यहां पे आप देख सकते हैं परम दाब बराबर वायुमंडलीय दाब प्लस गेज दाब। अवकलन दाब क्या है? अवकलन दाब, अवकलन दाब किसी एक निकाय के दो बिंदुओं पर दाब के अंतर के रूप में परिभाषित किया जाता है। यह दो भिन्न भिन्न स्थानों के मध्य दबांतर को दर्शाता है, प्रेशर डिफरेंस को दर्शाता है, और इसका प्रयोग विशेष रूप से मौसम संबंधी गणनाओं तथा द्रव एवं गैसों के दाब परिवर्तनों के मापन में किया जाता है। देखिए अवकलन दाब अथवा दबांतर बराबर क्या होता है? बिंदु 1 पर दाब माइनस बिंदु 2 पर दाब, यानी डेल्टा पी बराबर P1 माइनस P2। द्रवों में दाब, प्रेशर इन ए लिक्विड, द्रवों में दाब। तो देखिए गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब जो है बढ़ता जाता है। जैसे ही गहराई बढ़ता जाएगा तो क्या होगा? प्रेशर जो होगा यानी लिक्विड का प्रेशर जो है बढ़ता जाएगा। और क्या होगा? द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर जो है निर्भर करता है।
तो गहराई बढ़ने पर द्रव का जो दाब होगा, प्रेशर जो होगा, वो बढ़ता जाता है तथा द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाला दाब द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, ठीक है, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है? तो क्या होता है? गहराई बढ़ने पर द्रव का दाब बढ़ेगा तथा द्रव का घनत्व गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है और द्रव के अंदर किसी बिंदु पर द्रव के कारण पड़ने वाला जो दाब है द्रव की सतह से उस बिंदु की गहराई, द्रव के घनत्व तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पे जो है इक्वेशन को स्पष्ट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, द्रव में किसी बिंदु पर आरोपित कुल दाब बराबर संदर्भ बिंदु पर आरोपित वायुमंडलीय दाब प्लस द्रव का घनत्व गुणे गुरुत्वीय त्वरण गुणे संदर्भ बिंदु से गहराई। ठीक है, तो यहां पे याद रखिएगा जो RHO है, RHO तरल, द्रव अथवा गैस के घनत्व को दर्शाता है। तरल क्या है? फ्लूइड क्या है? तो तरल से आशय उन पदार्थों से है जिनमें बहने का गुण होता है, फ्लो होने का गुण होता है। तो तरल क्या है? तरल का मतलब होता है वैसे पदार्थ जिनमें बहने का गुण हो, इसीलिए इसके अंतर्गत द्रव और गैस हो दोनों को जो है सम्मिलित किया जाता है। देखिए यहां पे है द्रव दाब के नियम, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। द्रव दाब के नियम। किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है। किसी द्रव के अंदर एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर आरोपित दाब एक समान होता है। यहां पे फिगर के माध्यम से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, द्रव में डूबे किसी पिंड पर द्रव के द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ के यानी सरफेस के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। द्रव में डूबे किसी पिंड पर द्रव के द्वारा आरोपित दाब पिंड के पृष्ठ यानी सरफेस के प्रत्येक बिंदु के लंबवत कार्य करता है। द्रव का दाब द्रव गहराई एवं घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह तलों के क्षेत्रफल, जो तल होते हैं, तलों के क्षेत्रफल पर यह निर्भर नहीं करता है। तो द्रव का दाब द्रव गहराई एवं घनत्व के अनुक्रमानुपाती होता है तथा यह तलों के क्षेत्रफल पर क्या करते हैं? निर्भर नहीं करता है। देखिए, पास्कल का दाब संबंधी नियम, पास्कल का दाब संबंधी नियम, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है। गुरुत्वीय प्रभाव की अनुपस्थिति में द्रव के अंदर प्रत्येक बिंदु पर समान दाब कार्य करता है, परंतु गुरुत्वीय प्रभाव की उपस्थिति में समान गहराई पर स्थित सभी बिंदुओं पर द्रव का दाब एक समान होता है। देखिए, जब किसी बर्तन में बंद द्रव के किसी भाग पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है तो यह बल बिना क्षय के सभी दिशाओं में समान रूप से संचरित हो जाता है। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक प्रेस जो है ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर। नेक्स्ट है द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल, बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। द्रव उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल। देखिए, किसी वस्तु को द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाने पर द्रव के द्वारा वस्तु पर जो कह सकते हैं कि वस्तु को जब आप द्रव में आंशिक या पूर्ण रूप से डुबाते हैं तो द्रव के द्वारा वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है। द्रव के द्वारा वस्तु पर लगाया गया यह बल उत्क्षेप बल अथवा उत्प्लावन बल कहलाता है। आप लोगों ने दैनिक जीवन में अनुभव भी किया होगा, जब आप कुएं में बल्टी को डालते हैं तो बल्टी जैसे ही पानी के अंदर जाता है तो आपको हल्का महसूस होता है, और जैसे ही पानी के सतह से बाल्टी जो है ऊपर आता है तो आप जो है उसके मतलब पहले की अपेक्षा जो है ज्यादा वजन महसूस करते हैं। तो क्या है? वो है उत्प्लावन बल। जब पानी के अंदर बाल्टी जाता है और आप जब खींचते हैं बाल्टी को तो हल्का महसूस होता है, वहीं पर उत्प्लावन बल कार्य करता है। वस्तु के जिस बिंदु पर उत्प्लावन बल कार्य करता है उसे उत्प्लावन केंद्र कहा जाता है। आर्किमिडीज सिद्धांत, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है?
देखिए, जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूर्णतः या आंशिक रूप से डुबाई जाती है तो उसके भार में प्रत्यक्ष कमी होती है। वस्तु के भार में यह कमी वस्तु के द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होती है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो किसी ठोस का आपेक्षिक घनत्व बराबर क्या होता है? ठोस का वायु में भार बटा जल में ठोस के भार में कमी। दूसरा है किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व, किसी द्रव का आपेक्षिक घनत्व बराबर द्रव में ठोस के भार में आई कमी बटा जल में ठोस के भार में आई कमी। इसके बाद घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है? देखिए, पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। पदार्थ के प्रति इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम बटा मीटर क्यूब होता है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन होता है। आपेक्षिक घनत्व क्या है? रिलेटिव डेंसिटी। जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। जल के घनत्व के सापेक्ष किसी वस्तु का घनत्व उसका जो है आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। याद रखिएगा, यहां पे प्रमुख पदार्थों के आपेक्षिक घनत्व का घनत्व दिया गया है। यहां पे आप देख सकते हैं, जैसे ठोस में सोना, चांदी, तांबा, सीसा, बर्फ का, ठीक है, आप एक बार जो है एनालिसिस कर लीजिएगा। और यहाँ पे द्रव में शुद्ध जल, समुद्री जल, केरोसिन तेल, पारा, ग्लिसरीन और गैस में जो है हाइड्रोजन, वायु, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हीलियम। एक बार इसको एनालिसिस कर लीजिएगा, इसके बाद आप जो है आगे बढ़िएगा। इसके बाद है प्लवन। फ्लोटेशन क्या है? प्लवन किसी वस्तु के द्रव में तैरने का जो गुण होता है वही प्लवन कहलाता है। किसी वस्तु के द्रव में तैरने का गुण प्लवन कहलाता है। तैरते हुए द्रव पर मुख्यतः निम्नलिखित दो बल कार्य करते हैं। तैरते हुए द्रव पर दो बल कार्य करते हैं। पहला है वस्तु का भार और दूसरा है द्रव का उत्क्षेप अथवा उत्प्लावन बल। ठीक है, यहां पे आप फिगर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए, पहला जो है WA, दूसरा है W1, WA नहीं है, ये भी W1 है, ये भी W1 है, ये भी W1 है। तो यहां पे दिया गया है कि जब जब W1 से ज्यादा है, W जब W1 से ज्यादा है तो क्या होगा? ये पानी के सबसे नीचे यानी नीचे की गहराई में होगा। इसके बाद जब W बराबर W1 हो, यहां पे पहला जो स्पष्ट किया गया है कि W अगर अधिक है W1 से, यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार से अधिक है, अर्थात W अधिक है W1 से, तो इस स्थिति में वस्तु द्रव में पूर्णतः डूब जाएगी। यानी इस जो वस्तु होगा नीचे की गहराई में, यानी ये वस्तु जो है डूब जाएगा। यदि वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो, यानी W बराबर W1 हो, तो इस स्थिति में वस्तु के द्रव के ऊपर जो वस्तु होगा, वस्तु के ऊपर वस्तु द्रव के ऊपर जो है तैरेगी। जब वस्तु का भार उसके द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर हो जाता है तो इस स्थिति में वस्तु क्या होगा? द्रव के ऊपर तैरेगी। और तीसरा जो स्थिति है, जब W से W1 अधिक हो, W से W1 अधिक हो तो क्या होगा? जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो, जब वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो, यानी W अधिक है W1 से, तो क्या होगा? परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है और इस स्थिति में वस्तु का कुछ भार द्रव के अंदर रहता है और कुछ भाग द्रव के ऊपर रहता है। वस्तुतः द्रव में जो कह सकते हैं कि क्या होगा? वस्तुतः वस्तु जो है द्रव में तैरती रहेगी। तो वस्तु का भार उस पर लगने वाले उत्प्लावन बल से कम हो, यानी जो W है W1 जो है W से अधिक है, W1 W से जो है अधिक है, या W से अधिक है W1, तो इस स्थिति में क्या होगा? तो परिणामी बल ऊपर की ओर लगता है और इस स्थिति में वस्तु का कुछ भाग द्रव के अंदर रहेगा और कुछ भाग द्रव के ऊपर। वस्तु द्रव में तैरती रहेगी, डूबेगी नहीं। मित केंद्र क्या है? मित केंद्र वह सैद्धांतिक बिंदु है जहां पर वस्तु के उत्प्लावन केंद्र तथा गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली एक काल्पनिक रेखा वस्तु के विस्थापन, झुकाव अथवा मुड़ने के दौरान निर्मित नए गुरुत्व केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को प्रतिच्छेदित करती है। ठीक है, तो यहां पे आप
फिगर के माध्यम से चीजों को स्पष्ट कर पाएंगे। सामान्य अक्ष यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये WGB, W यानी मित के सॉरी एम है, W नहीं है। एम मतलब मित केंद्र, जी मतलब गुरुत्व केंद्र और बी मतलब उत्प्लावन केंद्र। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है ये और ये सामान्य अक्ष है, नॉर्मल एक्सिस है। और ये जो है यहाँ पे ये और ये, इन दोनों के बीच मित्र केंद्र की ऊंचाई जो है दी गई है। इसके बाद है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। देखिए द्रवों को बर्तन में रखने पर वे बर्तन का आकार ग्रहण कर लेते हैं, जिसकी सतह पर कुछ अतिरिक्त ऊर्जा होती है जिसे पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। किसी द्रव का पृष्ठ तनाव द्रव के पृष्ठ पर खींची गई काल्पनिक रेखा की एकांक लंबाई पर पृष्ठ के तल में रेखा के लंबवत कार्य करने वाले बल के बराबर होता है। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई और इसका मात्रक न्यूटन बटा मीटर होता है। यदि द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियां मिला दी जाए, द्रव में अत्यंत घुलनशील अशुद्धियां मिला दी जाए तब क्या होगा? तब द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है, और यदि अघुलनशील अशुद्धियां मिलाई जाए तब द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। जैसे जल में एल्कोहल मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। नेक्स्ट है ससंजक बल और आसंजक बल। सबसे पहले ससंजक बल किसे कहते हैं? याद रखिएगा, एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। जैसे जल के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल, और भिन्न भिन्न पदार्थों के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को आसंजक बल कहते हैं। जैसे शीशे के पात्र में रखे जल के अणुओं तथा शीशे के अणुओं के मध्य पारस्परिक आकर्षण बल। यहां पर पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण हैं, याद रखिएगा। पहला है ठंडे सूप की तुलना में गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण वह आसानी से जीभ पर फैल जाता है और अधिक स्वादिष्ट लगता है। दूसरा है समुद्री लहरों को शांत करने के लिए उन पर तेल डाल दिया जाता है, जिससे क्या होता है? जल के अणुओं का ससंजक बल क्षीण हो जाता है और इससे सतह का पृष्ठ तनाव घट जाता है और लहरें शांत हो जाती है। तीसरा उदाहरण है मच्छर को मारने के लिए स्थिर जल में मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, जिससे जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और उसमें उपस्थित मच्छर के लार्वा पानी में डूबकर मर जाते हैं। चौथा है शेविंग ब्रश काक जल से बाहर निकालने पर उस पर जल की एक परत बन जाती है और जल के पृष्ठ तनाव के कारण ब्रश के जो बाल होते हैं आपस में चिपक जाते हैं। पांचवा है साबुन तथा अपमार्जक। देखिए साबुन तथा अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव कम कर देते हैं और इसलिए वे कपड़ों के रेशों में गहराई तक जाकर कपड़ों को अच्छे से साफ कर देते हैं। छठा है वर्षा और ओस की बूंदों का गोल आकार जल के पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है तथा पतली सुई पृष्ठ तनाव के कारण ही जल में तैराई जा सकती है। केशिकत्व। केशिकत्व क्या है? द्रव के द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को केशिकत्व कहा जाता है। द्रव के द्वारा गुरुत्व बल के विपरीत केश नली में ऊपर चढ़ने तथा नीचे उतरने की प्रवृत्ति को केशिकत्व कहा जाता है। केश नली में किसी द्रव का चढ़ना या उतरना केश नली की त्रिज्या पर निर्भर करता है। देखिए केशिकत्व के उदाहरण दिए गए हैं, याद रखिएगा। खेत की जुताई करने पर मिट्टी में बनी केश नलियां टूट जाती है, जिससे नीचे का पानी जो है केशिकत्व के कारण ऊपर चढ़कर वाष्प में परिवर्तित नहीं होता है और मिट्टी में नमी इस तरह से बनी रहती है। दूसरा है स्याही में डुबोकर लिखने वाले पेन की नीब की नोक के मध्य एक लंबा कटा हुआ भाग एक केशनली की तरह कार्य करता है। जो नीब का पेन होता है आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये है जो पेन है, पेन की नीब के मध्य में एक लंबा कटा हुआ जो है चीड़ा लगाया गया है। इससे क्या होता है? जो ये क्या कार्य करता है? यह जो पेन है स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही जो है केश नली में चढ़ जाती है, इस चीड़े के माध्यम से, कट के माध्यम से। स्याही में डुबोने पर पेन को कुछ स्याही जो है केश नली में चढ़ जाती है, जिससे कुछ देर तक लिखना संभव हो जाता है।
दूसरा, इसके बाद तीसरा जो है, लालटेन में मिट्टी का तेल धागे के मध्य बनी केशनलियों के द्वारा ऊपर चढ़कर जलता है। इसी प्रकार मोमबत्ती का पिघला हुआ मोम मोमबत्ती के भीतर लगे धागे के मध्य बनी केशनलियों से ऊपर चढ़कर जलता है। तो लालटेन और मोमबत्ती किस कारण जलते हैं? तो केशिकत्व के कारण। देखिए, स्याही सुखाने में प्रयुक्त सोख्ता कागज में बने सरंध्र केशिकत्व की प्रक्रिया के द्वारा स्याही सुखाने का कार्य करते हैं। इसके बाद है श्यानता। श्यानता क्या है? तो द्रव की किन्हीं दो क्रमागत परतों के मध्य सापेक्ष वेग का विरोध करने वाला बल श्यानता बल कहलाता है, और द्रव का अपनी विभिन्न परतों में होने वाली सापेक्ष गति का विरोध करने का गुण श्यानता कहलाता है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की श्यानता शून्य होती है। एक आदर्श तरल अथवा द्रव की जो श्यानता होती है क्या होती है? शून्य होती है। श्यानता का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल का होना। श्यानता का कारण क्या है? अणुओं के मध्य ससंजक बल का होना है, और द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम, और द्रव के ताप में वृद्धि होने पर उनकी श्यानता घट जाती है, और गैसों का ताप बढ़ाने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। याद रखिएगा, श्यानता का कारण अणुओं के मध्य ससंजक बल का होना है। द्रवों की अपेक्षा गैसों में श्यानता बहुत कम होती है। द्रवों के ताप में वृद्धि करने पर उनकी श्यानता घटती है, और गैसों का ताप बढ़ने पर उनकी श्यानता बढ़ जाती है। श्यानता के उदाहरण है, पहला है, जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर थोड़ी देर में जल अपने आप स्थिर हो जाता है। और दूसरा उदाहरण है, जल की श्यानता वायु से अधिक होती है। जल की श्यानता वायु से अधिक होती है, इसीलिए जल की अपेक्षा वायु में गति करना सरल होता है। श्यानता गुणांक। किसी द्रव की श्यानता को श्यानता गुणांक के द्वारा मापा जाता है। किसी द्रव की श्यानता को किससे मापा जाता है? श्यानता गुणांक के द्वारा, और इसका एसआई मात्रक किलोग्राम बटा मीटर सेकेंड है, और एक अन्य मात्रक है पॉयज, याद रखिएगा, और इसे ईटा से प्रदर्शित करते हैं, और इसका बीमा जो है ml-1 t-1 है। याद रखिएगा, एक पॉयज बराबर 1/10 किलोग्राम मीटर सेकेंड होता है। और सीमांत वेग क्या है? सीमांत वेग, जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर मुख्यतः दो दिशाओं में बल कार्यरत होते हैं। गुरुत्व बल उस वस्तु की गति के दिशा में, तथा माध्यम का श्यान बल एवं उत्प्लावन बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। तो जब कोई वस्तु किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरती है तो वस्तु पर मुख्यतः दो दिशाओं में बल जो है कार्यरत होते हैं। पहला है गुरुत्व बल वस्तु की गति के दिशा में, और माध्यम का श्यान बल और उत्प्लावन बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में। प्रारंभ में वस्तु का वेग गुरुत्वीय त्वरण के प्रभाव में बढ़ता जाता है, परंतु समय के साथ माध्यम का श्यान बल भी बढ़ता है, और अंततः क्या होता है? श्यान बल एवं उत्प्लावन बल का योग गुरुत्व बल के समान हो जाता है। परिणाम स्वरूप वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है, और वस्तु एक नियत वेग से गिरने लगती है। वस्तु एक नियत वेग से क्या होने लगती है? गिरने लगती है। यही वेग वस्तु का सीमांत वेग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और यहां पे आप देख सकते हैं सीमांत वेग प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है। वस्तु के मुक्त रूप से गिरने से पहले की जो स्थिति है, खिंचाव बल जब एफ डी बराबर जो जीरो है, वेग जीरो है, तो डब्ल्यू बराबर एम जी। तो देखिए, स्काई ड्राइवर वायुयान से, जो स्काई ड्राइवर होते हैं वायुयान से कूदने के बाद अत्यधिक तीव्र वेग से जो है नीचे की ओर आते हैं। कुछ समय पश्चात अपने वेग को ये कम करने के लिए वे पैराशूट खोलते हैं, जिससे गुरुत्व बल के विरुद्ध खिंचाव बल का मान बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप उनका सीमांत वेग कम हो जाता है। इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं मुक्त रूप से गिरती हुई त्वरणशील वस्तु और वस्तु के द्वारा सीमांत वेग प्राप्त करने की स्थिति। तो देखिए, मुक्त रूप से गिरती हुई त्वरणशील वस्तु, त्वरण में वृद्धि होने के कारण खिंचाव बल में भी वृद्धि होती है, और खिंचाव बल श्यान बल प्लस उत्प्लावन बल का मान गुरुत्व बल के बराबर हो जाता है, और इसलिए त्वरण जीरो। तो देखिए, इसके बाद जो है स्टोक्स का नियम क्या है? स्टोक्स का नियम, तो किसी तरल माध्यम में स्वतंत्र रूप से गिरते हुए गोले
अथवा अन्य वस्तु पर माध्यम की सतहों के द्वारा आरोपित श्यान बल का मान उस गोले की त्रिज्या, तरल की श्यानता और सीमांत वेग पर निर्भर करता है। इसे निम्नलिखित सूत्रों से जो है दर्शाया जाता है। तो वस्तु पर आरोपित बल बराबर 6 पाई गुणे तरल की श्यानता गुणे गोले की त्रिज्या गुणे सीमांत वेग, और लास्ट में आएगा ए बराबर 6 पाई ईटा आर भी। इसके बाद है धारा रेखीय प्रवाह। ये क्या है? द्रव का ऐसा प्रवाह जिसमें एक ही बिंदु से गुजरने वाले द्रव के सभी कण एक ही पथ से गुजरते हैं, धारा रेखीय प्रवाह कहलाता है। और इस प्रकार के प्रवाह में द्रव कणों के चलने का जो मार्ग होता है धारा रेखा कहलाता है। धारा रेखीय प्रवाह के अनंतिम वेग के बाद प्राप्त वेग क्रांतिक वेग कहलाता है, क्रिटिकल वेलोसिटी कहलाता है। अर्थात यदि धारा का प्रवाह विक्षुब्ध प्रवाह हो जाए तब द्रव कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी यानी जिग जैग हो जाती है, इसे क्रांतिक वेग कहते हैं। द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब इसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करता है, और यदि द्रव प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करता है। पॉइंट को याद रखिएगा, द्रव का प्रवाह क्रांतिक वेग से अधिक हो तब क्या होगा, इसका प्रवाह घनत्व पर निर्भर करेगा, और यदि द्रव प्रवाह क्रांतिक वेग से कम हो तो उसका प्रवाह श्यानता पर निर्भर करेगा। बर्नौली प्रमेय क्या है? बर्नौली प्रमेय। तो बर्नौली प्रमेय, जब कोई अश्यान द्रव एक स्थान से दूसरे स्थान तक धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित होता है तो उसके मार्ग के प्रत्येक बिंदु पर द्रव के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा कांस्टेंट यानी नियत रहती है। धारा रेखीय प्रवाह क्या है? तो धारा रेखीय प्रवाह में प्रवाहित रहते हुए आदर्श द्रवों के एकांक आयतन की संपूर्ण ऊर्जा मतलब दाब ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर नियतांक। आप देख सकते हैं जहां P द्रव का दाब है और ये जो आप देख सकते हैं ये द्रव का घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है और H द्रव की जो है ऊंचाई है। यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, और यदि वेग बढ़ता है तो उसका दाब कम हो जाता है। बर्नौली प्रमेय के व्यवहारिक उदाहरण, पहला है क्रिकेट गेंद का स्विंग होना। जब गेंद को तेजी से फेंकते समय उसे घुमा दिया जाता है तो घूमती हुई गेंद एक ओर से वायु में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे वायु का वेग कम हो जाता है, जबकि दूसरी ओर वेग अधिक रहता है। ठीक है, और जिस ओर वेग कम हो जाता है वहां दाब बढ़ जाता है और गेंद हवा में ही दूसरी ओर स्विंग यानी घूम जाती है, या मतलब स्विंग हो जाती है। और नेक्स्ट जो है इसमें तेज आंधी में टीन शेड का उड़ना कैसे उड़ जाता है? तो तेज आंधी में टीन के ऊपर वायु का वेग जो होता है अधिक होता है, जिससे टीन के ऊपरी सतह पर वायु दाब कम हो जाता है, परंतु टीन के नीचे का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो टीन के ऊपरी सतह के वायु दाब से अधिक होता है। समझिएगा, तेज आंधी में टीन के ऊपर वायु का जो वेग होता है अधिक होता है, जिसे टीन के ऊपरी सतह पर वायु दाब कम हो जाता है, परंतु टीन के नीचे का जो वायु दाब है वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जो टीन की ऊपरी सतह के वायु दाब से अधिक होता है। इस दबांतर के कारण टीन शेड आंधी में उड़ जाता है। तेज गति से गतिमान रेलगाड़ी के प्लेटफॉर्म के निकट खड़े होने पर गिरने का जोखिम कैसे? जब रेलगाड़ी तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो अपने आगे जो रेलगाड़ी है तीव्र गति से आगे बढ़ती है तो अपने आगे की वायु पर दाब डालती है और पीछे की ओर खाली स्थान छोड़ती जाती है, जिससे परिणामतः क्या होता है, ट्रेन के समीप कम वायु दाब का क्षेत्र बन जाता है। अर्थात यदि कोई मनुष्य प्लेटफॉर्म के समीप ट्रेन के किनारे खड़ा हो तो गाड़ी से दूर स्थित अधिक दाब वाली वायु मनुष्य को कम वायु दाब वाले क्षेत्र की ओर धकेलती है, जिससे मनुष्य के गिरने का भय होता है। तीव्र वेग से गतिमान होकर वायुयान का रनवे से ऊपर उठना भी वायुयान की निचली सतह और ऊपरी सतह में दबांतर के कारण संभव होता है। और इस चैप्टर पर आधारित जो पहला प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है, क्यों होती है? वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण। क्यों? क्योंकि जल के पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की जो बूंदें होती हैं गोलाकार होती हैं।
पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें गोल आकार में आ जाती है और गुरुत्वाकर्षण बल के चलते नीचे पृथ्वी पर गिरती है। दूसरा प्रश्न, वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट निम्नलिखित में से किसका संकेत है? तो वायु दाब मापी के पाठ्यांक में अचानक गिरावट मौसमी तूफानी होने का संकेत है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, वायु दाब मापी का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना होती है। याद रखिएगा, वायु दाब मापी का जो पाठ्यांक है जब धीरे धीरे नीचे गिरे तो वर्षा की संभावना होती है। देखिए, पाठ्यांक धीरे धीरे ऊपर उठने पर क्या होगा? मौसम साफ होगा। और पाठ्यांक में अचानक, पाठ्यांक जो है अचानक नीचे गिरे तो मौसम के तूफानी यानी आंधी युक्त होने की संभावना रहती है। थर्ड नंबर है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से क्या होता है? साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। आगे बढ़ते हैं और इसका व्याख्या जो है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होने के कारण ही बुलबुला स्वतः फूटता नहीं है। यदि वायुमंडलीय दाब अधिक हो जाए तो बुलबुला तुरंत फूट जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है, जब कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है, कोई जहाज नदी से समुद्र में उतरता है तो उसका स्तर में जो उसका लेवल है उसमें क्या परिवर्तन आएगा? तो जब कोई जहाज यदि नदी से समुद्र में उतरता है तो उसके स्तर में क्या परिवर्तन आएगा? तो जो है वो ऊपर उठ जाता है। नदी में क्या होगा? नदी का लेवल और समुद्र के लेवल में अंतर हो जाता है। जब जो जहाज है वो नदी में है तो समुद्र की अपेक्षा वो थोड़ा नीचे रहता है, और जैसे ही समुद्र के पानी में वो वे प्रवेश करता है तो नदी के पानी की अपेक्षा वो ऊपर हो जाता है। कैसे? तो देखिए, समुद्र जल का जो घनत्व होता है नदी जल के घनत्व से अधिक होता है, और इसीलिए नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर जहाज का जो स्तर होता है वो ऊपर उठ जाता है। 5 नंबर है, लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? लैंप यानी लालटेन की जो बत्ती है, इसमें जो बत्ती है किस तरह से जलता है, किस कारण जलता है, और उसमें तेल ऊपर कैसे चढ़ता है? तो केशिकत्व के कारण। 6 नंबर है, बर्फ के पिघलने से इस पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर बर्फ पिघलता है तो इसके जो प्रभाव होंगे, पहला है आयतन बढ़ता है, आयतन घटता है, द्रव्यमान बढ़ता है, या कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो बर्फ के पिघलने से इस पर जो प्रभाव पड़ेगा वो आयतन पे, आयतन इसका घट जाता है, आयतन घटता है बर्फ के पिघलने से। 7 नंबर है, जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार में क्या परिवर्तन आएगा? जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ जाएगा क्योंकि वायुमंडलीय दाब पानी के अंदर के दाब से कम होता है। प्रश्न संख्या 8, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी, कोई नाव जल में नहीं डूबेगी यदि वह पानी हटाती है अपने भार के बराबर। यदि कोई नाव, जो नाव है वो जल में क्यों नहीं डूबती है? इसलिए नहीं डूबती है क्योंकि वह पानी जो है अपने भार के बराबर जो है हटाती है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब है। आर्किमिडीज के उत्प्लावन सिद्धांत के अनुसार अगर बात करें तो यदि कोई वस्तु अपने भार के बराबर जल विस्थापित करती है तो वह जल में तैरती रहेगी। 9 नंबर है, बादलों के वायुमंडल में तैरने का कारण क्या है? उसका कम क्या ताप, दाब, घनत्व या धरातल से ऊंचाई? ईमानदारी से बताइएगा। बादलों के वायुमंडल में तैरने का जो कारण है उसका कम घनत्व है। और 10 नंबर है, पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु कौन सी है? 4 ऑप्शन है, इसमें आपको बताना है पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु कौन सी है। तो इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट इसमें और भी प्रश्न है। 11 नंबर है, यदि किसी तौलिए के एक सिरे को पानी में डुबोया जाए तो दूसरे सिरे तक पानी अपने आप पहुंच जाता है, ऐसा किस कारण संभव हो पाता है? कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो इसका सही जवाब है केशिकत्व प्रभाव के कारण। जैसे लालटेन का जो बत्ती है कैसे जलता है, उसके जो बत्ती है उसमें तेल कैसे ऊपर चढ़ता है, मोमबत्ती कैसे जलता है, ये सभी याद रखिएगा। 12 नंबर है, गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप के तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है क्योंकि गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ठंडे सूप से कम होता है। याद रखिएगा,
गर्म सूप पीने पर ठंडे सूप के तुलना में अधिक स्वादिष्ट लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि गर्म सूप का जो पृष्ठ तनाव होता है वो ठंडे सूप से कम होता है। ठीक है, तो देखिए याद रखिएगा, गर्म सूप का पृष्ठ तनाव कम होने के कारण यह जीभ की अधिक सतह पर फैल जाता है और इससे क्या होता है, वह ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। 13 नंबर है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि मिट्टी का जो तेल है पानी पर आप डाल के देखिएगा, पानी में उसे छिड़क कर देखिएगा, वो पानी के ऊपर तैरते तैरते रहता है। क्यों तैरता है तो आपको बताना है। इसलिए तैरता है कि उसका घनत्व जो है पानी के घनत्व से कम होता है। मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि पानी का जो घनत्व मतलब तेल का जो घनत्व होता है पानी के घनत्व से कम होता है। तो बी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। 14 नंबर, गैस से भरे गुब्बारे का नाखून के तुलना में सुई से काटना आसान क्यों होता है? गैस से भरे गुब्बारे का नाखून के तुलना में सुई से उसे काटना आसान क्यों हो जाता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून के तुलना में अधिक दाब डालती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। 15, पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? पृष्ठ तनाव किसके कारण उत्पन्न होता है? तो अणुओं के मध्य संसंजक बल के कारण। 16 नंबर, रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है, क्यों? रबर के अपेक्षा स्टील जो है अत्यधिक जो है प्रत्यास्थ है, क्यों है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है अधिक जो अधिक कह सकते हैं कि अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है, तो रबर की अपेक्षा स्टील अधिक प्रत्यास्थ है। 17 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन है, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति का अनुपात यंग प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। क्या यह सही है? बिल्कुल सही है। प्रत्यास्था के सीमा के अंदर अभिलंब प्रतिबल तथा आयतन विकृति का अनुपात आयतन प्रत्यास्था गुणांक को दर्शाता है। दोनों कथन सत्य है, यानी सी ऑप्शन। 18 नंबर है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, क्वार्टर्स, फास्फर, ब्रॉन्ज लगभग पूर्ण प्रत्यास्था वस्तु का उदाहरण है। क्या यह सही है? तो बताइए। तो देखिए यह बिल्कुल दोनों, देखिए इन दोनों में से जो पहला कथन है बिल्कुल सही है और दूसरा कथन है, गीली मिट्टी, कीचड़, मोम का टुकड़ा पूर्ण सुघट्य वस्तु के उदाहरण है, यह भी सही है, यानी इसका भी सही जवाब सी ऑप्शन होगा। और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में तरंग गति तथा ध्वनि के बारे में डिस्कस करेंगे। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए आप कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को शेयर कर दिया गया है। या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां भी इसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन को शेयर किया गया है। ठीक है, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।